Okay, but so today we are going to discuss the mock paper, the problems. Okay, MCQs we have already done. Today we'll discuss the theory and the ATP. All right. Okay, now starting with this, NaCl जब पानी में dissolve होता है, let's say 5 gram Cl dissolved in 100 cm cube water. And to make it more soluble, हम क्या करते हैं? हम इसको थोड़ा हीट करते हैं. तो लेट्स से 6 ग्राम डिसॉल्व हो गया इन 100 cm क्यूब वाटर. ये था टेम्परेचर 25 पे और ये टेम्परेचर है 50 पे. तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो गई है ना. 5 ग्राम से कितनी हो गई है? 6 ग्राम. अगर आप इसको कूल डाउन करेंगे वापस, तो क्या होगा? वो जो एक्स्ट्रा 1 ग्राम डिसॉल्व हुआ है वो यहाँ पे इनसॉल्युबल होके बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो तो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर ज्यादा करने से ज्यादा हुई थी. राइट? अब बात समझ आ गई? यही सवाल था यहाँ पे. ये तो ओवरऑल आपको समझ आ गई कि जब किसी सॉल्ट को पानी में डालो और उस पानी का टेम्परेचर बढ़ाओ तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है सॉल्ट की, और जब उसको वापस कूल डाउन करोगे तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट डिसॉल्व हुई है हीट करने से वो वापस रिकवर हो जाएगी, वो इनसॉल्युबल हो जाएगी. क्लियर है? अब स्टेप 4 में कहता है कि अलाउ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन टू कूल डाउन एंड रिमूव द क्रिस्टल्स दैट फॉर्म. कूल डाउन होने से जो क्रिस्टल्स बनी है वो क्यों बनी है? क्योंकि टेम्परेचर कम होने से उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई है? कम हो गई है. राइट? वो इनसॉल्युबल हो गया द एक्स्ट्रा अमाउंट. तो यहाँ ये लिखना था बच्चों कि वो व्हाई द क्रिस्टल्स as the cool down, because the solubility decreases with a decrease in temperature. ओके सर. Next. Okay, question H part जी, ये मैं पूरा करा रहा हूँ. मोल्स किसी ने कहा है पूरा कराएं. Some salt can be made by titration. In a titration, 20 cm cube of sodium hydroxide exactly neutralizes 25 cm cube 1 mole sulfuric acid to make a sodium sulfate. वो कहता है ये न्यूट्रलाइजेशन है जिसमें ये ब्यूरेट है, ये कॉनिकल फ्लास्क है, जिसमें एक तरफ आपके पास लेट्स से ये 25 cm क्यूब ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है. ठीक है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.10 मोल पर डीएम क्यूब है. ये 20 cm क्यूब सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो इसको न्यूट्रलाइज करता है. एक एसिड है, एक एल्कली है. जब एसिड एल्कली आपस में रिएक्ट करते हैं, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक एल्कली है, और ये क्या है? एक एसिड है. क्या कहते हैं इस रिएक्शन को? व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? नेम टाइप ऑफ रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस. न्यूट्रलाइजेशन. कह रहे कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड इन ग्राम पर डीएम क्यूब. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन भी दिया हुआ है, वॉल्यूम भी दिया हुआ है. तो C n इज इक्वल टू व्हाट? C इंटू V ओवर 1000. C कितना है? 0.10. V कितना है? व्हाट इज द वॉल्यूम? 25 ओवर 1000. तो कितना आ गया? 0.0025 मोल्स, या शायद 2.5 टाइम्स 10 टू द पावर -3 मोल्स. कहता है डिटरमिन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट रिएक्ट. सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स कितने हैं? वो तो रेशो से देखना होगा. सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 के बीच क्या रेशो आ रही है? आप कह रहे हैं जी वो रेशो है 2:1. तो अगर इसके मोल्स जो हैं सल्फ्यूरिक एसिड के वो 2.5 टाइम्स 10 टू द पावर -3 थे, तो इसके कितने हो जाएंगे? x मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे तो वो हो जाएगा 5 टाइम्स 10 टू द पावर -3. फिर कहता है जी कॉन्सेंट्रेशन. फिर वही फॉर्मूला लगेगा, N इज इक्वल टू C इंटू V ओवर 1000. क्योंकि आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स तो आ गए 5 टाइम्स 10 टू द पावर -3. कॉन्सेंट्रेशन आपने इसकी फाइंड करनी है. तो वॉल्यूम कितना है इसका? 20 cm क्यूब ओवर 1000. तो ये कितना हो जाएगा? C इज इक्वल टू 5 टाइम्स 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 20. तो कितना आ गया देखें जरा, कितना आता है बच्चों? 0.25 शायद आता है ना.
और फाइनली वो कह रहा है ग्राम पर डीएम क्यूब बताना है। अगर आपके पास कॉन्सेंट्रेशन आ गई है मोल पर डीएम क्यूब बच्चों, तो उसको आपने एमआर से मल्टीप्लाई करना होता है। मोल्स को बेसिकली मैस में कन्वर्ट करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एमआर से, तो वो बन जाता है ग्राम पर डीएम क्यूब। तो इन अदर वर्ड्स आपने मोल्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्राम में। बाकी सारी चीज तो वैसे ही रही। तो आप कहते हैं जी ओके फाइन, 0.25 अगर ये आता है, तो मुझे नहीं पता, मैंने कैलकुलेटर नहीं यूज किया, मल्टीप्लाइड बाई सोडियम हाइड्रोक्साइड का एमआर 40 होता है, तो ये आ गया 10 ग्राम पर डीएम क्यूब। ओके, सो ये आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों? यस सर। ओके नेक्स्ट, और कोई प्रॉब्लम है 5 6 7 में? 5 6 में कुछ है? ओके, एटीपी पे जा रहा हूँ। अगर स्ट्रक्चर में और कोई मसला नहीं है तो वी आर गोइंग फॉर एटीपी नाउ। ओके सर। सर हाइड्रोकार्बन का टेस्ट कैसे फाइंड करते हैं? अनसैचुरेशन का टेस्ट होता है, हाइड्रोकार्बन का नहीं। अनसैचुरेशन का टेस्ट होता है ब्रोमीन डालने से। अगर आप ब्रोमीन वाटर डालते हैं तो वो डीकलराइज हो जाता है। हाइड्रोकार्बन नहीं, ये देखो क्या लिखा हुआ है इसका, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आप इसमें डालते हैं Br2 एक्वस, और उसका कलर होता है रेड ब्राउन, और वो टर्न्स कलरलेस होता है। नेक्स्ट। ओके, अब आ जाए जी उसके ऊपर, एटीपी। मॉक एटीपी डिस्कस कर रहे हैं। जो लोग यहाँ थे हमने उनको पेपर्स दे दिए हैं, जो लोग नहीं आए हमने उसको व्हाट्सएप कर दिए। सर जो आपने व्हाट्सएप किए हैं उसमें मैंने अपने काउंट किए तो उसमें 20 बन रहे हैं, और उसमें 12 मुझे वहाँ पे नोट किए हैं। कर लें, ठीक। आई सी इट अगेन। और सर मेरा एमसीक्यू के नहीं दिए हुए। दिए हुए हैं, पहले दिन ही दे दिए थे, शुरू में चेक करें। ओके सर। ओके, अब इसमें आ जाए बच्चे, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। क्वेश्चन 1 का, explain how the student knows when they have done enough titration। जो जब आप टाइट्रेशन करते हैं बच्चों, तो आपका जो गैप होना चाहिए बिटवीन द रीडिंग्स, आप कहते हैं इसको, टेक्निकल लैंग्वेज में से कहते हैं कि कंकॉर्डेंट रीडिंग्स होनी चाहिए। व्हाट इज कंकॉर्डेंट रीडिंग्स? कंकॉर्डेंट टाइटर रीडिंग मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंकॉर्डेंट टाइटर रीडिंग्स? मतलब द गैप between the readings, the volume of titer should be less than 0.2 cm3। ये इसे कंकॉर्डेंट कहते हैं कि जब भी आप टाइट्रेशन करें तो आपकी अगर एक वैल्यू आती है 24.40, तो अगली वैल्यू आती है 25.10, तो आप कहते हैं ये गलत है, कंकॉर्डेंट नहीं है। कंकॉर्डेंट का मतलब है कि अगली या तो आनी चाहिए 25.50 या आनी चाहिए 24.60। कितना गैप होना चाहिए दोनों के बीच? मैक्सिमम गैप कितना होना चाहिए? 0.2 का। 0.2। ओके, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। गॉट इट? इसे कंकॉर्डेंट रीडिंग्स कहते हैं। नेक्स्ट और सर ऊपर जो था, ऊपर कैसे वो यूज करेंगे, पिपेट कैसे यूज करेंगे, क्या वो भी समझा सकते हैं? पार्ट बोलें।
पार्ट 3 ऊपर। पार्ट सी जी, why student does not need to add indicator to this titration, ये वाला, क्योंकि ये redox titration है ना, इसमें KMnO4 का अपना कलर चेंज होता है, so no need the indicator. Student uses to add, नहीं, name the apparatus ये हो गया. Explain why the student does not need to use a volumetric pipette to measure the volume of dilute sulfuric acid, क्योंकि उसने कहा हुआ है कि approximately लेना है, add approximately 20 cm cube sulfuric acid. तो जब approximate कहता है तो पिपेट की जरूरत नहीं है, ठीक है. So it's just approximate volume के लिए आप बीकर को यूज कर सकते हैं. Okay. Next, describe how the student uses the volumetric pipette. नहीं, ये तो नहीं पूछा किसी. यूज ऑफ पिपेट आपको आना चाहिए बच्चों. पिपेट के ऊपर ना वो लगा होता है, इधर देखें, पिपेट फिलर होता है बेसिकली. आप ऐसे नहीं इसको मुंह से लगा के नहीं सक कर सकते इसको. इसके ऊपर एक पिपेट फिलर होता है, ये देखो, इसके ऊपर ना यूं एक पिपेट फिलर होता है, तो उसको प्रेस करते हैं. उसके अंदर दो नॉब्स होती हैं, एक होती है सक और एक होती है एम्प्टी. तो पहले आप उसको डिप करते हैं एक सॉल्यूशन के अंदर जिसको भरना है, और एस का बटन दबाते हैं, वो सारा लिक्विड यहां से सक करके आप टू द मार्क ले जाता है ये. फिर इसको निकाल के एक दूसरे कंटेनर में लेके जाते हैं जिसमें डालना है. जैसे कॉनिकल फ्लास्क में अगर आपको डालना है तो कॉनिकल फ्लास्क में डाल के पिपेट को, तो ई का बटन दबा देते हैं, एम्प्टी, तो वो सारा एम्प्टी हो जाता है. राइट. सो यूज द पिपेट फिलर, press the S button by dipping the solution pipette into a solution, and when it's filled up to the mark, and then take it to the, जब S का बटन छोड़ेंगे तो खुद ही होल्ड कर लेते हैं पानी को. ओके, यू डोंट नीड टू गेट होल्ड ऑफ इट. दूसरे सॉल्यूशन में लेके जाएंगे यहाँ, तो आप E का बटन दबा देंगे, वो एम्प्टी हो जाएगा. देयर आर टू बटन्स, S एंड E. ओके. सर पार्ट 3 कॉन्सेप्ट आ गए. ये आप पार्ट 3 का बताया ना. डिस्क्राइब हाउ स्टूडेंट यूजेस वॉल्यूमेट्रिक पिपेट टू मेजर 25 cm क्यूब ऑफ एक्वस आयरन सल्फेट. क्या आपने 25 cm ओके क्यूब सर. पिपेट लेना है, उसको विद द हेल्प ऑफ पिपेट फिलर सक का बटन दबाना है, अप टू द मार्क फिल करना है, एंड देन empty it into the conical flask by using E button. डी तो बता दिया मैंने, 0.2 का गैप होना चाहिए. 0.1 ना, 0.2 मैक्सिमम का गैप होना चाहिए. वैसे 0.1 का ही होता है. मैक्सिमम 0.2 का गैप होना चाहिए. नो 0.2 मैक्सिमम. या आइडियली वी आर लुकिंग फॉर 0.1 का डिफरेंस. ठीक है, जब वो कहेगा कि मैक्सिमम कितना होना चाहिए तो वो 0.2 है. नेक्स्ट, क्वेश्चन 2 में किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए. क्वेश्चन 2 का ए का 4 कह रहे हैं सजेस्ट द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इफ इट इज लेफ्ट फॉर 60 मिनट्स. पहले तो आपको ये समझना है बच्चों एक्सपेरिमेंट है क्या. उसने कहा है कि ये 25 cm क्यूब बीकर है, पानी है इसके अंदर. यूज अ थर्मोमीटर टू मेजर द इनिशियल टेम्परेचर. ये आपने इसका इनिशियल टेम्परेचर ले लिया पानी का. फिर क्या किया इसमें, एड अ सैंपल ऑफ सॉलिड टू द बीकर एंड स्टार्ट द स्टॉप वॉच. एक सॉलिड आपने डाला इसके अंदर और स्टॉप वॉच ऑन कर दी. Stir the mixture and record the temperature and the time at 60-second interval for up to 300 seconds. ठीक है, तो 300 सेकंड यानी 60, 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए. सॉलिड डाल के 5 मिनट तक इसको. जब कोई सॉलिड पानी में डिसॉल्व होता है, जब कोई सॉल्ट पानी में डालते हैं, तो या एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा या एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा. अगर इसका टेम्परेचर राइज हो रहा हुआ तो एक्सो होगा, और अगर फॉल हो रहा हुआ तो एंडो होगा. अब क्या हुआ, शुरू का टेम्परेचर कितना था, 19. जो ही आपने सॉलिड डाला तो टेम्परेचर क्या हुआ, फॉल हुआ.
इसका मतलब है ये कौन सा रिएक्शन था? सॉल्युबिलिटी वाज एंडोथर्मिक। फिर टेम्परेचर फॉल होता रहा, 13 हुआ, ठीक है, फिर 14 हो गया, फिर 14.5 हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। कह रहा है कि आप ये बताएं कि अब क्वेश्चन क्या था? मैक्सिमम टेम्परेचर चेंज। अब मैक्सिमम टेम्परेचर चेंज भी बच्चों ने कंफ्यूज कर लिया। ये वाला जो टेम्परेचर है ना, ये 10, 11, 12, 13.5 है ये वाला, और ये जो 300 वाला है ये है 11, 12, 13, 14, 15। तो मैक्सिमम टेम्परेचर चेंज तो होगा ना, जो मैक्सिमम चेंज बता रहा है। तो 19 शुरू का था, 13.5 मैक्सिमम है, तो आप इसको माइनस कर लो, 19.5 माइनस 13.5, तो कितना फर्क आ गया? 6 नहीं बनता, 6.5। वो कितना बनता है? ये 13 है जो दूसरा है, इधर देखो ना, ये कितना है? ये 10 है, 11 है, ये 12 है, ये 13 है, और ये 14 है, तो ये 13.5 लेंगे इसका। ओके, तो 13.5 लो, तो फिर कितना बन जाए? कितना डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है। ओके, अब वो कह रहा है जी कि डिस्क्राइब द ट्रेंड शोन इन द रिजल्ट्स। तो पहले टेम्परेचर क्या हुआ? डिक्रीज और फिर इंक्रीज। ये बताना था कि पहले टेम्परेचर डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। Suggest the temperature of the mixture if it is left for 60 minutes. अब बच्चों ये कॉमन सेंस था, अब बच्चों ने क्यों मिस कर दिया? मैंने, आप मुझे एक बात बताएं, मैं इधर सॉल्ट पानी में डिसॉल्व करूं, 4 मिनट तक टेम्परेचर नोट करूं, रिएक्शन खत्म हो गया, 1 घंटे बाद क्या होगा? आप कह रहे हैं वो जो इनिशियल टेम्परेचर था वो वापस आ जाएगा। ये बात हम बार बार करते भी थे कि इधर मैं कमरे में हीटर लगा दूं, कमरा गर्म हो जाएगा, हीटर बंद कर दें, घंटे बाद कमरा गर्म ही रहेगा या वापस ठंडा हो जाएगा? वापस ठंडा हो जाएगा। तो आप कहेंगे 60 मिनट के बाद 19.5 वापस आ जाएगा, ठीक है। वजह क्या है? आप कह रहे हैं जी वापस गेट टू द रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, गेट बैक टू द नॉर्मल इनिशियल टेम्परेचर। कॉमन सेंस है कि जो इनिशियल टेम्परेचर है उस पर टेम्परेचर ने वापस आ जाना, बिकॉज रिएक्शन स्टॉप्ड आफ्टर 5 मिनट्स। 5 मिनट के बाद तो रिएक्शन रुक गया था, आपने देखा। डिस्क्राइब द एनर्जी चेंज। एनर्जी चेंज अभी मैंने आपको बता दिया, ये एंडो है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर फॉल करके है। तो अगर टेम्परेचर फॉल करे तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। Why it is about a student to stir the mixture, ताकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए of temperature, of heat. Next, देखो वो कह रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर चेंज कैलकुलेटेड इज नॉट ट्रू वैल्यू फॉर दिस इन्वेस्टिगेशन. This may be because the volume of water and the temperature are not measured precisely. Explain how to obtain more precise measurements. कह रहे जी और प्रिसाइज मेजरमेंट्स कैसे होंगी कि आपका जो थर्मोमीटर है वो ज्यादा एक्यूरेट होना चाहिए। और ज्यादा एक्यूरेट कैसे होगा? यस, डिजिटल हो और उसका जो वैल्यू हो वो लेस देन 1 भी रिकॉर्ड कर सके। डिजिटल एंड कैन रिकॉर्ड लेस देन 1 डिग्री। आपने देखा, वो हमने अंदाजा लगाया ना कि 0.5 होगा वो, वरना वो वैल्यू तो 13 और 14 के बीच में आ रही थी, ठीक है। तो आपका ऐसा होना चाहिए जो लेस देन 1 डिग्री को भी रिकॉर्ड कर सके। मैक्सिमम टेम्परेचर कैलकुलेटेड इज लेस देन ट्रू वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन। जब भी हीट का कोई एक्सपेरिमेंट हो तो आपने एक ही रीजन लिखनी है कि क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हीट लॉस हुई। और इम्प्रूवमेंट क्या होगा? आपने उसके ऊपर लेड लगाएंगे, ठीक है, या उसके अराउंड कॉटन वूल लगा देंगे, ठीक है, या उसको एक ऐसे इंसुलेटेड बीकर यूज करेंगे जैसे पॉलीस्टाइरीन कप होता है। तो ये सारे काम करें ताकि ऐसा काम करें जिसमें हीट लॉस कम से कम हो। ओके, थ्री में तो मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम था।
या था तो बताएं। थ्री में था, किसी को फोर पे आ जाओ। Solution Z is a colorless. Student thinks that Z contains copper ion. Why student is not correct? क्योंकि copper ion क्या होना चाहिए? Blue होना चाहिए. Solution Z contains potassium ions. Describe how to do the flame test. ये तो पता है ना? लूप को सॉल्ट के सोल्यूशन में डिप करके ब्लू फ्लेम के ऊपर रखते हैं और उसके बाद जो कलर चेंज है वो नोट कर। आप कौन सा पार्ट कह रहे हैं? Solution Z contains group 7 elements. Describe a test and the positive results to identify the group 7. इसमें लिखना था बच्चों कि इसका टेस्ट ये है कि अगर आपके पास यहाँ पे you suspect के group 7 है तो आप कहते हैं जी add yes dilute nitric acid followed by, ये पीछे लिखा हुआ है, followed by AgNO3. आपके पास है ना ये पेपर, why don't you take it out? नहीं ये वही है, it's the same for both. AgNO3, okay, aqueous. And if white PPT, fluoridine, cream PPT, bromidine, yellow PPT, iodidine. ये 3 का B3 है। और पे आइए, कह रहे जी कि अर्जेंटाइन Argentine is an alloy containing only zinc, nickel, and copper. Zinc and nickel both react with dilute hydrochloric acid, but copper does not. Plan an investigation to find the percentage by mass of copper in a powdered sample of Argentine. आपको सिर्फ percentage by mass of copper बताना है बच्चों. Your plan should include the use of common lab apparatus, dilute hydrochloric acid, no other chemicals should be used. Your plan must include the apparatus needed, method used to measurements, procedure, and measurements are used to determine this. तो ये तो बच्चों pretty much straightforward था. सबसे पहले आपने करना था कि weigh the sample of Argentine on a weighing balance. Okay. उसके बाद measure, कोई भी वॉल्यूम लिख लेते, 50 cm cube of HCl aqueous, 50 cm cube of HCl aqueous in a beaker using measuring cylinder. Okay. Place the Argentine in this beaker. जरूरत तो नहीं है but still लिख देते हैं क्योंकि solid है. Warm the mixture slightly. इसमें क्या होगा, इसमें जो अर्जेंटिन में जिंक और वो है निकल, वो रिएक्ट कर देंगे
जिंक क्लोराइड और निकल क्लोराइड बन जाएंगे। कॉपर रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। कॉपर मेटल will not react and solid at the bottom filtered to remove और फिर wash with distilled water and dry and take the mass of copper। फिर उसने क्या है, कैलकुलेशन भी बताएं और आखिर में डिवाइड yes mass of copper by the mass of yes argentin taken initially जो था, ठीक है, multiplied by 100 to get the percentage। Sir, instead of this, we use titration, and then we basically take out the. टाइट्रेशन में कैसे एक्सप्लेन करें? Sir, I like we take the powder and then we do the whole process, and then when you get the. टाइट्रेशन में आप किसको मेजर करेंगे? हमें तो कॉपर का मास चाहिए था, हमें जिंक और निकल से तो कुछ लेना देना नहीं है, वो बहुत बात लंबी भी हो जाती है और इररेलेवेंट हो जाती है। आपको ये देखे ना, ये मेरा सेल फोन है, मुझे सिर्फ कहा गया इसमें से कॉपर का मास बताओ कितना है, मैंने इसको वेइंग बैलेंस पे रखा, इसका 10 ग्राम मास आ गया। मैंने इसको एक लिक्विड में डाला जिसमें से बाकी सारा कुछ डिसॉल्व हो गया, सिर्फ कॉपर नहीं हुआ, तो मैंने उसको फिल्टर करके वो जो कॉपर निकला उसका दोबारा मास ले लिया। खून का मास था 10 ग्राम, जो दोबारा कॉपर फिल्टर होके आया वो मास था 2 ग्राम। 2/10 into 100 किया, 20% कॉपर की परसेंटेज आ गई। आई डिडंट नीड टू परफॉर्म एनी अदर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अगर मुझे जिंक या निकल का कहता तो फिर मुझे लंबा काम करना पड़ता, फिर मैं अगर डिसॉल्व करता तो जो डिसॉल्व है वो जिंक या निकल होता और फिर उसको आगे आगे लेके जाता और फिर उसकी टाइट्रेशन करता या उसके प्रेसिपिटेट्स बना के उनका मास लेके करता। दैट वुड हैव बीन अ लॉन्ग प्रोसेस, राइट। सो यहाँ पे रुक जाते हैं बच्चों। मंडे को एज आई टोल्ड यू क्लियरली